हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये एसिड बेस एंड पीएच का थर्ड पार्ट है और अगर आपने अभी तक फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन 2 पार्ट्स को ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि एसिड बेस पैरामीटर्स को हम किन किन पेशेंट्स में चेक कर सकते हैं, एसिड बेस पैरामीटर्स को चेक करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस को कैसे हम पता लगा सकते हैं और किन किन कंडीशंस में एसिडोसिस या एल्कोलोसिस होती है, और उसके बाद हम थोड़ा सा एनायन गैप के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस पैरामीटर्स आर टू बी चेक्ड इन पेशेंट्स विद, हम किन किन पेशेंट्स में इन एसिड बेस पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको सीरियस इलनेस हो, किसी भी तरीके की सीरियस इलनेस, बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उसको फिट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो, हम एसिड बेस बैलेंस ज़रूर चेक करते हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, कार्डियक फेलियर हो, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस हो, पॉइजनिंग हो, इस सब में हमें ये डाउट रहता है कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो रीरेंज हो गया है। तो इसलिए अगर हम ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे एसिड बेस बैलेंस में तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकता है, वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए एसिड बेस पैरामीटर्स को चेक करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर कि जो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस वाले पेशेंट्स हैं या जिनको कोई ऑर्गन फेलियर हो गया है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस जिनकी अनकंट्रोल्ड है और उन्हें एडमिट करना पड़ा है हॉस्पिटल में, या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे बहुत ही इमरजेंसी वार्ड में लेके आया गया है। Now what are the steps to the clinical assessment of acid base disturbances? तो सबसे पहले हम pH को एसेस करेंगे। pH की नॉर्मल रेंज होती है 7.35 to 7.45 और अगर pH लेस देन 7.38 हो जाता है देन इट इंडिकेट्स एसिडीमिया। एसिडीमिया मतलब ईमिया जहाँ पे भी आएगा तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन, और एसिड मतलब ब्लड में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है तो वो एसिडीमिया हो गया है। और अगर मोर देन 7.42 pH है तो वो एल्कलीमिया को इंडिकेट करता है। फिर हम चेक करेंगे कि कोई कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो कभी भी ओवर करेक्ट नहीं करते हैं पीएच को, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है किसी डिसऑर्डर को, पीएच के डिसऑर्डर को और पीएच के डिस्टर्बेंस को, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर करेक्ट कर जाए। हमारी बॉडी नॉर्मली जो ये नैरो रेंज है 7.35 टू 7.45 को मेंटेन करके रखती है, और किसी वजह से जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो गई किसी पेशेंट को या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो गया तो उसका जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो लूज़ हो रहा है। तो अगर वो लूज़ हो रहा है तो क्या होगा कि पेशेंट के अंदर एल्कोलोसिस होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कि जो एसिड्स हैं वो लूज़ कर रहा है वो पेशेंट। तो क्या होगा कि जो एल्कलाइज हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, और अगर वो बढ़ जाएंगे तो एल्कोलोसिस होने लग जाएगी। लेकिन बॉडी इन द इनिशियल फेज़ इस सब को कंपनसेट करने की कोशिश करती है, मतलब कि वो इस नैरो रेंज को बरकरार रखने की कोशिश करती है ताकि किसी भी तरीके से पीएच जो है वो डीरेंज ना हो जाए। फिर उसके बाद जो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकती है, हाइपो वेंटिलेशन भी हो सकती है। इस तरीके के कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को हमें चेक करना है। फिर उसके बाद पीएच जो होता है वही अगर लेस देन 7.4 है मतलब उसे एसिडोसिस है, और लेस देन मोर देन 7.4 है तो एल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है वो पेशेंट। अब उसके बाद हम एनायन गैप को एसेस करते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि द चेंज इन सीरम एनायन गैप टू चेंज इन बाइकार्बोनेट रेशियो, जो भी सीरम के अंदर एनायंस हैं उनको और बाइकार्बोनेट के रेशियो को हम चेक करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी अंडरलाइंग कॉज, तो कोई भी एसिड बेस डिस्टर्बेंस अगर हम देख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, तो उस अंडरलाइंग कॉज को हमें पता लगाना है
कि कहीं उसका रीनल फेलियर तो नहीं हो रहा है पेशेंट का, कहीं उसको रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो रहा है, कहीं उसे बहुत ज़्यादा अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसका बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग तो नहीं हुई है उसे। तो इस तरीके के कोई भी अंडरलाइंग कॉज को हमें रूल आउट करना होगा। ये जो चार्ट है ये हमें हेल्प करता है पता लगाने में कि एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, और अगर एसिडोसिस है तो वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, और अगर एल्कोलोसिस है तो वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो इस अकॉर्डिंग टू दीज अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़, जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो लेस देन 38 नैनोमोल पर लीटर है तो इट इंडिकेट्स एल्कलोसिस, और वही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर मोर देन 42 नैनोमोल पर लीटर है तो इट इंडिकेट्स एसिडोसिस। उसी तरीके से बाइकार्बोनेट आयन या PCO2 की वैल्यू हमें पता लगाती है कि अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या एसिडोसिस है। ये एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें कि कुछ हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये सभी हमारे हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन, PCO2 इन सब की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं। Clinically, acid-base disturbances states may be divided into uncompensated, partially compensated and fully compensated. अब जो हमारा एसिड बेस डिस्टर्बेंस हुआ है वो हमारी बॉडी ऑब्वियसली कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, उसे ठीक करने की कोशिश करेगी, उसे फिर से नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करेगी। तो वो कोशिश या तो पूरी तरीके से सफल हो सकती है, मतलब फुली कंपनसेटेड, कुछ हद तक हो सकती है जिसे पार्शियली कंपनसेटेड कहेंगे, या बॉडी अनेबल हो सकती है उस डिस्टर्बेंस को कंपनसेट करने में जो कि अनकम्पनसेटेड के अंदर आएगा। नाउ these are the some of the conditions in which respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis is seen. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, नीमोथेरेक्स हो सकता है। इन सब कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हमको देखने को मिल सकती है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब कब देखने को मिल सकती है? एल्टीट्यूड बहुत हाई है, हाइपर वेंटिलेशन है, हिस्टीरिया है, फेब्राइल कंडीशंस हैं, सेप्टीमिया है, मेनिंजाइटिस है, इन सब में हमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिल सकती है। अब जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है उसमें भी दो कंडीशंस हैं, या तो जो एनायन गैप है वो हाई होगा या फिर एनायन गैप जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो अगर एनायन गैप बहुत हाई है तो वो कंडीशंस हो सकती हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, या फिर जो एनायन गैप हमारा वो नॉर्मल है तो उसमें कंडीशंस हो सकती हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसे हाइपरक्लोरेमिया भी बोल सकते हैं, CA इनहिबिटर्स या डायरिया या एडिसन्स डिसीज़। इसमें क्या होगा कि एनायन गैप्स का जो एनायन गैप्स जो हैं, मतलब गैप्स कैटायंस और एनायंस के बीच में जो गैप है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होती है, सॉरी किस कंडीशंस में हो सकती है? सीवियर वॉमिटिंग में देखने को मिल सकती है, कुशन सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, और डायूरेटिक थेरेपी में देखने को मिल सकती है। नाउ व्हाट इज द एनायन गैप? द सम ऑफ cations and anions in ECF is always equal so as to maintain the electrical neutrality. जो भी हमारे कैटायंस और एनायंस का गैप होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो हमेशा इक्वल होगा। किसका? कैटायंस और एनायंस का सम हमेशा इक्वल रहेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए और ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए जो उन दोनों का सम है वो एक इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा। किसका? कैटायंस और एनायंस का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सोडियम एंड पोटेशियम टुगेदर अकाउंट फॉर 95% ऑफ द कैटायंस। सोडियम पोटेशियम अकेले ही 95% ऑफ द कैटायंस को अकाउंट करते हैं, whereas chloride and bicarbonate account for only 86% of the anions.
अब ये वो कैटायंस या एनायंस हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम 95% ऑफ द कैटायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ओनली 86%। ओनली दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉमनली मेजर्ड। इन्हीं चारों इलेक्ट्रोलाइट को मेनली हम मेजर करते हैं, इजीली मेजर हो भी सकते हैं ये। तो इसलिए हैंस देयर इज़ ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड कैटायंस एंड द एनायंस। इसलिए जो मेजर्ड कैटायंस जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम और मेजर्ड एनायंस जैसे कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट के जो बीच में एक डिफरेंस होता है हमेशा, इसी को हम बोलते हैं एनायन गैप। अब ये एनायन गैप जो है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो सोडियम है वो पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम इधर की तरफ हमारे कैटायंस हैं और एनायंस किधर है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो जैसा कि इसने बताया कि 95% तो सोडियम पोटेशियम कैटायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है, मेजर करने के लिए, और 86% केवल क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो वो गैप है उसी को हम बोलते हैं एनायन गैप। 95 माइनस 86 जो ये गैप है उसको हम बोलते हैं एनायन गैप। अब ये जो एनायन गैप होता है वो जो एनायन गैप होता है वो जो ये एनायन गैप है वो इंडिकेट करेगा दो तरीके की मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें कि एक तो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी जिसे हैग्मा लिखा गया है इसमें, और एक नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी जिसमें नेग्मा लिखा गया है। तो इसमें क्या होगा कि हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो एनायन गैप है वो बढ़ जाएगा, मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड बाइकार्बोनेट के बीच में एक गैप था, 95 और 86% थे ये, तो पहले से एक गैप था, लेकिन ये गैप और बढ़ गया। मान लीजिए कि सोडियम पोटेशियम तो 95 ही रहा, लेकिन बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और कितना हो गया, 86 से घट के और 80 हो गया। तो बीच में जो एनायन गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और है कि नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हुई, एसिड्स तो बढ़े, लेकिन जो हमारा ये एनायन गैप था वो नॉर्मल रहा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम हो गया, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन एकदम बढ़ गया है, लेकिन एनायन गैप जितना नॉर्मली था उतना ही है। ऑल्दो एनायंस बढ़ गए हैं, कैटायंस उतने ही हैं, एनायन गैप उतना ही है, लेकिन एनायंस का जो वो है वो डी रेंज हो चुका है, जिसमें क्लोराइड बढ़ गया है और बाइकार्बोनेट कम हो गया है। तो ये क्या है, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अब तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।